Hello, welcome to my channel NG Medicals. A very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss about the new topic, that is pneumonia. So this word pneumonia means, first of all I have to tell you that this particular word pneumon, यहाँ end तक, this particular word pneumon means lungs. So pneumonia is a disease which is directly linked with the lungs या which is directly related to the lungs. Okay, so pneumonia में हो क्या रहा है, what is happening and what are the causative agents, we will discuss in next slide. So इतना तो आपको पता चल गया होगा कि pneumon means lungs होता है. So this is a disease which is directly related to the lungs. Okay, next we will see about, first of all, the anatomy of the lungs. After that we will discuss the inner deep about the disease. ठीक है, so in the anatomy we all know that lungs are the two soft conical structure. ठीक है, soft conical structure होते हैं और enclose होते हैं किससे, मतलब ये surround होते हैं एक layer से. ठीक है, that is known as pleura. Okay, lungs are the two soft conical structure. Each lung is enclosed in double walled sac called pleura. So the air passage जो है इसके अंदर, यहाँ से हम सब जानते हैं कि लंग्स हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंडर में आता है. हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दो पार्ट में डिवाइड है, अपर एंड दी लोअर. ठीक है, ट्रैकिया से अपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोअर देख लेते हैं. तो लोअर में ट्रैकिया से हमारा स्टार्ट होता है लंग्स. ये हमारा ट्रैकिया, ये जो विंड पाइप होता है वो होता है ट्रैकिया. ट्रैकिया से कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइज. ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, जो ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया है. ठीक है, इनको बोलते हैं ब्रोंकाइज. ब्रोंकाइज फर्दर बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं. अगर आप इस जीआईएफ में देखोगे तो यहाँ पे ब्रोंकाइज आपको, यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे ब्रांचेस दिख रहे होंगे जैसे ट्रीज में होते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, सो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, इन ब्रोंक्यूल्स से एक स्मॉल 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 सर्कुलर स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है, जैसे कि ग्रेप्स. ओके, these circular structures are known as alveoli, जिनका मेन एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना. ठीक है, CO2 हम बाहर निकालते हैं तो ब्लड से CO2 लेना. ठीक है, एंड एयर, एक्सटर्नल एयर से ऑक्सीजन लेना और लंग्स के थ्रू ट्रांसफर करना. और जो CO2 वो ब्लड से ले रहा है उसको लेकर के एक्सटर्नल एयर में ट्रांसफर करना. ठीक है, तो exchanging of the O2 and CO2 will be due to the presence of the alveoli. ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा लंग्स की एनाटॉमी. तो लंग्स क्या है, कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि किससे कनेक्ट है, ट्रैकिया से कनेक्ट है. ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. ये हो गए हमारे ब्रोंक्यूल्स, मेन ब्रांचेस दो. ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं छोटी छोटी ब्रांचेस में. इन छोटी छोटी स्मॉल ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंकाइज ये है, एंड स्मॉल ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, जिनसे हमारी एल्वोलाइज कनेक्ट होती हैं. और उनका मेन फंक्शन होता है कि वो CO2 और O2 का ट्रांसफर कर सके. ठीक है, सो जब कोई डिजीज होती है रिलेटेड टू दी लंग्स, तो अफेक्टेड कौन होता है, तो अफेक्टेड कई चीजें हो सकती हैं. या तो ये हो सकती है, ट्रैकिया हो सकती है, या तो ट्रैकिया में जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाइज, वो ब्रोंकाइज हो सकते हैं, या तो उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस हो सकती हैं, या तो हमारी एल्वोलाइज हो सकती हैं. कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ठीक है, निमोनिया में भी सेम प्रॉब्लम हो रही है कि इन सारी चीजों में से कोई ना कोई चीज अफेक्टेड हो रही है, कवर अप हो रही है किसी चीज से. ठीक, और क्या हो रहा है, इन्फेक्शन से कवर अप होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एल्वोलाइज अपना सही से काम नहीं कर पा रहे हैं और साइनस सिम्टम आ रहे हैं. ओके, आई थिंक आपको एनाटॉमी क्लियर हुई होगी. अब हम देख लेते हैं तो निमोनिया क्या है. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इन्फेक्शन की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. तो इन्फेक्शन की वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है. हम सब जानते हैं इन्फेक्शन इंक्रीज होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन में चेंज हो जाएगा. और किसको अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा लंग पैरेन्काइमा को.
ओके, अब ये वर्ड पैरेन्काइमा क्या है ये पता होना चाहिए। ये पैरेन्काइमा हमारे एल्वोलाइज ही होते हैं। सेम हम एल्वोलाइज को पैरेन्काइमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, छोटे छोटे ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे ब्रोंक्यूल से अटैच थे, वो हो गए हमारे एल्वोलाई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लंग पैरेन्काइमा यानी एल्वोलाई पे अफेक्ट हो रहा है। किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से अफेक्ट हो रहा है। स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लिप्सिला निमोनिया, ये सारे जो है हमारे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। और लंग्स जब अफेक्ट हो रहे हैं तो लंग्स के अंदर की चीजें भी अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। हमारी मेन जो गैसियल एक्सचेंज का जो करने का स्ट्रक्चर है एल्वोलाइज, वो भी डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। इसीलिए निमोनिया में ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं एक बार कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या रिस्क फैक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा वो है एजिंग। सो एज वी ऑल नो डैट कि एज जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है वैसे वैसे हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो वीक होते जाते हैं या उनका फंक्शन थोड़ा सा स्लो होता जाता है, ठीक है। तो जब फंक्शन सारे स्लो होते जा रहे हैं और हमारी जो इम्यून पावर है वो भी टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द एज स्लो होती जाती है। तो जैसे जैसे ये चीज स्लो होती जाएंगी वैसे वैसे हम में मोर चांसेस हो जाएंगे या मोर प्रोन हम हो जाएंगे किसी भी तरह के इन्फेक्शन को लेने के लिए, ठीक है। तो जब हमारी इम्यूनिटी स्लो हो गई तो हमें इन्फेक्शन कॉज आसानी से हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। तो एजिंग इज अ फैक्टर जिसकी वजह से सिर्फ निमोनिया ही नहीं कोई भी डिजीज इजिली कैप्चर हो सकती है बॉडी के थ्रू, ठीक है। देन एयर पॉल्यूशन। तो हम सब जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन, हम जिस एयर को ब्रीथ कर रहे हैं वो प्योर नहीं है, हम सबको पता है कि वो प्योर नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक चीज और है कि अगर हम माउथ के थ्रू एयर लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ करते हैं, ओके, इनहेल करते हैं व्हाटएवर, तो माउथ में हमारे सलाइवा में ऐसी इम्यून पावर होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। और माउथ अगर हमारा ज्यादातर ड्राई रहता है तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजिली इंसर्ट हो सकते हैं। नोज की बात अगर कर लेते हैं तो नोज से भी हमारे इंसर्ट होते हैं, पर नोज के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हमारे नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो उसको थोड़ा बहुत प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सो एयर पॉल्यूशन जितना बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा हमें रिस्क बढ़ता जाएगा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहेल करेंगे। और अगर हम इनहेल करेंगे तो वो सिंपली विंड पाइप के थ्रू कहाँ चले जाएगा? लंग्स में चले जाएंगे। और अगर हमारी इम्यूनिटी भी वीक है तो हो सकता है कि हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाए, निमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। देन क्रोनिक डिजीज सच एज डायबिटीज, मलाइटिस एंड कैंसर। सो हम सब जानते हैं कि डायबिटीज जिसको भी हो जाती है तो डायबिटीज इज अ डिजीज विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इम्यून सिस्टम। डायबिटीज में हमारे इम्यून सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, वीक हो जाता है। सो उस टाइम पे क्या होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वीक इम्यून सिस्टम इज हैविंग द मोर प्रोन फॉर द टेकिंग द डिजीजेस, ठीक है। कैंसर, कैंसर में हम स्पेशली काउंट करेंगे लंग कैंसर को। सो लंग कैंसर में क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि अगर लंग कैंसर होगा तो लंग्स में इन्फेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा। जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारी एल्वोलाइज भी अफेक्टेड होंगी और हमारे कंप्लीट लंग अफेक्टेड होने की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हम निमोनिक हो सकते हैं। देन HIV एड्स। तो HIV एड्स इज इम्यून डिजीज। तो इम्यून डिजीज है HIV एड्स। हम सब जानते हैं कि HIV वायरस क्या करता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है इसका पूरा नाम। तो सिंपल सी चीज है, इसके अंदर, इसके नाम के अंदर ही आ रहा है इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम डेफिसिट हो गया। डेफिसिट होने की वजह से क्या होगा, कोई भी तरह के डिजीज इजिली अफेक्ट हो जाती है। वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि HIV इज द लाइक हब ऑफ द डिजीज। हब है डिजीज का, वो हर तरह के डिजीज को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एकदम एंड हो जाता है। ओके, इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट, ठीक है। तो इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट कौन होते हैं? वो पेशेंट जिनका इम्यून सप्रेस हो रहा है, ठीक है, स्लो हो रहा है। ये बहुत सारे डिजीजेस या बहुत सारे कह सकते हैं कि टैबलेट्स या ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इम्यून को सप्रेस करने के लिए बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हम कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हमें इम्यून सप्रेस करने के लिए ड्रग्स देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं? जिससे कि वो उस ट्रांसप्लांट, भाई वो तो एक्सटर्नल चीज है ना,
वो हमारी बॉडी की नेचुरल चीज नहीं है, वो हमने कोई नई चीज उठा के अपनी बॉडी में फिट कर दी है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पर रिएक्ट ना करे और उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिकेटेड है कि अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया या कह सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है। ठीक है, पेशेंट ऑन द इम्यून सप्रेसिव थेरेपी, सेम चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, कीमोथेरेपी वगैरह और ये रेडिएशन थेरेपी, इन सारी चीजों में रिस्क होता है। माल न्यूट्रिशन में क्या होगा, सिंपल सी चीज है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, फूड से हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, ठीक, तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, अगर माल न्यूट्रिशन है आपको तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक होगा। देन एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब होता है वो, उसका फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, फूड को कैरी करता है और मेडिकेशन को कैरी करता है, और वो डायरेक्टली कहाँ जाती है, हमारे एब्डोमेन में जाती है, स्टमक में जाती है। ठीक है, तो जिनको भी एनजी ट्यूब अप्लाई होता है वो पेशेंट को पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि वो एस्पिरेट हो सकता है, अंदर का जितना भी कंटेंट है उनको नोजिया फील होगा और वो बाहर आ सकता है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि एयर वे में जा सकता है, वो कंटेंट जो है वो डायरेक्टली एयर वे में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, और बैक्टीरिया के एंटर होने के भी पूरे चांसेस होते हैं और वो एल्वोलाई को अफेक्ट करेगा, देन इट मे बी कॉज निमोनिया। देन नेक्स्ट है स्मोकिंग, तो हम सब जानते हैं स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, तो स्मोकिंग का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो लंग कैंसर हो सकता है उससे, सो मैं आपको लंग कैंसर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन ईटी ट्यूब, एंडोट्रैकियल ट्यूब, सो एंडोट्रैकियल ट्यूब का मतलब क्या होता है, एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है, दिस वर्ड एंडो मीन्स इनसाइड, एंड ट्रैकियल मीन्स ट्रैकिया, हमारा ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है, राइट। तो फंक्शन इसका क्या है, गिविंग द वेंटिलेशन, सिंपल सी चीज है, विंड पाइप के अंदर से हमने आर्टिफिशियली कोई पाइप डाल रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वेंटिलेशन के लिए काम करेगा। तो वेंटिलेशन का जो पाइप होता है वो सिंपल सी चीज है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कह सकते हो, वो कनेक्ट होता है किससे, लंग्स से कनेक्टेड होता है, और इट मे बी मोर चांसेस फॉर द इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं, अगर हमने उसका हाइजीनिक मेंटेनेंस नहीं किया हुआ है तो भी इन्फेक्शन के पूरे चांसेस हो सकते हैं। सो हम सब जानते हैं कि इन्फेक्शन होगा तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा हमारे बॉडी को, और अगर लंग्स से रिलेटेड है तो वो लंग्स को भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। हॉस्पिटल में ऐसी कौन कौन सी चांसेस हैं जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कोमा है, सो कोमा में एस्पिरेशन के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, क्यों, क्योंकि एनजी ट्यूब, बीटी ट्यूब सब कुछ पड़ा होता है कोमा में, तो सारे इन्फेक्शन और एस्पिरेशन दोनों के चांसेस होते हैं, मैं आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देन शॉक में क्या होता है कि शॉक क्या है, ये एक डिजीज कह सकते हैं, एक बॉडी का जब बॉडी को हमारे कह सकते हैं कि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है, हमारे ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई अगर नहीं जाएगा, ठीक है, या तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी इसीलिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे ब्लड में ही हमारे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो अब अगर इम्यून सिस्टम वीक हो गया है या नहीं प्रॉपर जा पा रहा है तो शॉक हो सकता है, और इम्यून वीक है तो डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, देन एसिडोसिस, एसिडोसिस क्या है, एक्सेस एसिड हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, एल्कलाइन और एसिडिक दो नेचर होते हैं, तो अगर एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया तो इट मे बी इंक्रीज इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो गया है, मे बी जो गैसियल एक्सचेंज एल्वोलाई के थ्रू हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है, जो हमारी टॉक्सिक गैसेस जो हमारी अंदर बॉडी में है जिनको बाहर निकलना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफ्यूजन बाय द एल्वोलाइज, वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो नेचर है वो एसिडिक हो जा रहा है। सो एसिडिक हो जा रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा एल्वोलाइज को अफेक्ट करेगा, इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे, एंड एल्वोलाइज डैमेज भी हो सकती है, एंड क्या होगा, बाद में निमोनिया की कंडीशन आ सकती है। देन नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन, सो मैकेनिकल वेंटिलेशन मींस होता है कि आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना विद द हेल्प ऑफ द ईजी ट्यूब हम कह सकते हैं, सो दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द मैकेनिकल वेंटिलेशन और ईजी ट्यूब। ठीक है, और ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे बॉडी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और मोर प्रोन करते हैं निमोनिया के लिए, फॉर एग्जाम्पल न्यूमोफीलिया, ठीक है, न्यूमोफीलिया वगैरह ये हो गए, न्यूमोनाइया, देन ग्राम नेगेटिव बैसिलाइज वगैरह, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स आता है। तो
अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नोज हो गया, हमारा माउथ हो गया, ठीक है, हमारे फेरिंग्स हो गए, इन सारी चीजों को अफेक्ट करता 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 फाइनली कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा और लंग्स में डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारे एल्वोलाइज। देन नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में। आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। सो बेस्ड ऑन दी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, दो तरह की क्लासिफिकेशन है हमारे पास। एनाटॉमिकली हम क्लासिफाई करते हैं एंड इटियोलॉजिकली हम क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन हैविंग फर्दर टू डिवीजन, फर्स्ट इज लोब्यूलर एंड सेकंड इज ब्रोंकियो, ठीक है, लोब्यूलर निमोनिया एंड ब्रोंकियल निमोनिया। ओके, सो लोब्यूलर निमोनिया में क्या हो रहा है? सो सिंपल सी चीज है, दिस वर्ड, दिस प्रॉपर लोबर वर्ड मीन्स लोब्यूज, ठीक है। तो लंग्स में हमारे, मैं आपको इमेज में शो करती हूँ। देखिए लंग्स में हमारे लोब्स होते हैं, ठीक है, लोब 1, लोब 2 एंड लोब 3। ये हमारा राइट लंग है, ठीक है। हमारे राइट लंग में होते हैं 3 लोब और हमारे लेफ्ट जो लंग होता है, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे होता है 2 लोब, 1 लोब एंड सेकेंड लोब, फर्स्ट एंड सेकेंड लोब, ठीक है। जो डिवाइड कर रहे हैं लोब्स को उनको हम बोलते हैं फिशर्स, ठीक है। तो ये लाइन जो हो गई बीच की, ये हो गई फिशर्स। तो लोब्स हमारे किसके थ्रू डिवाइड है? इन फिशर्स के थ्रू। हमारे ये जो फिशर है, इन फिशर के थ्रू हमारे लोब्स डिवाइड है, ठीक है। तो लोबर निमोनिया क्या होता है, अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि लोब्स के अंदर कोई भी अफेक्शन हो रहा है जिसको हम लोबर निमोनिया बोलते हैं। तो लोबर निमोनिया क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द लोब्स और द एंटायर लोब, पूरे लोब को भी अफेक्ट कर सकता है या लोब के किसी पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। 2 लोब को भी अफेक्ट कर सकता है या एक भी लोब को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो लोब्यूलर निमोनिया है क्या? सिंपल सी चीज है, 2-3 पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हो। फर्स्ट है हमारे कि लोब्स में होता है, ठीक है, चाहे वो कंप्लीट लोब में हो चाहे वो पार्शियल लोब में हो, ठीक है। दोनों लंग्स में हो सकता है या एक लंग में हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। एक लंग में भी हो सकता है, अगर माइल्ड है तो एक लंग में होगा, अगर क्रोनिक चला गया है तो वो दोनों लंग में अफेक्ट कर सकता है। तो दिस इज लोब्यूलर निमोनिया। नेक्स्ट करते हैं ब्रोंकियल निमोनिया। मैं आपको ब्रोंकियल निमोनिया में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रोंकाइज हमारे होते हैं, ये हमारे ब्रोंकाइज हो गए, सिंपल सी चीज है। तो जो हमारे ब्रोंकाइज हो गए, तो सिंपल सी चीज है कि ब्रोंकाइज में इन्फेक्शन हुआ होगा, किसी भी वजह से इन्फेक्शन आया और वो सबसे पहले किसको अफेक्ट कर दिया? ब्रोंकाइज को अफेक्ट कर दिया, ठीक। ब्रोंकाइज को अफेक्ट करेगा तो सिंपल सी चीज है, ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ब्रोंकाइज फर्दर बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे थे जिसको हमने ब्रोंक्यूल्स कह दिया था। तो ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट करेगा। अगर ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट करेगा तो वो डायरेक्टली चला जाएगा एल्वोलाइज में, क्योंकि एल्वोलाइज हमारी किससे अटैच है? ब्रोंक्यूल से अटैच है। तो सिंपल सी चीज है, एडजेसेंट एरिया पे अफेक्ट करेगा ये। तो ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट किया, उसकी वजह से ब्रोंकाइल्स में पहुंच गया, ठीक है। ब्रोंकाइल्स को अफेक्ट किया, फिर वो ब्रोंक्यूल्स में पहुंचा, ब्रोंक्यूल से वो एल्वोलाइज में पहुंच गया, ओके। और एल्वोलाइज को उसने इन्फेक्शन के थ्रू कवर कर लिया। तो एक्सरे में जब हम देखते हैं तो हमें कुछ पैची वाइट तरह का पोर्शन दिखता है। तो वो पैची वाइट तरह का पोर्शन होता क्या है? जिस तरह से आप ये देख रहे हो कि ये वाला लंग अफेक्टेड है और इसमें आपको पैचेस दिख रहे हैं, रेड पैचेस दिख रहे हैं। जब हम एक्सरे कराते हैं तो यही रेड पैचेस हमको वाइट पैचेस दिखने लगते हैं और हम समझ जाते हैं कि ब्रोंकियल निमोनिया हो गया है, ओके। तो ये देखिए पैचेस हमारे, विद द हेल्प ऑफ द पैचेस हम एक्सरे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के हैं क्लासिफिकेशन। अब सेकंड हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसको हम शॉर्ट में कैप बोलते हैं। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या है कि ये, इसमें हो क्या रहा है कि जो पर्सन है उसको पहले से ही लाइक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रखी हुई है, ठीक है, सिम्टम्स उसको पहले से ही आ रखे हुए हैं। डायग्नोस कितने टाइम पे होता है? विद इन 48 आवर्स के अंदर होता है, ठीक है। मतलब 2 दिन के अंदर अंदर डायग्नोस्ड हो जाता है कि इज ही और शी हैविंग निमोनिया और नॉट, ठीक है। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले उसको सिम्टम आ रहे थे पर डायग्नोस नहीं हुआ था, फिर उसको सीवियर सिम्टम आने लगे और डायग्नोस हो गया कि निमोनिया है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। पेशेंट हॉस्पिटल में था, ठीक है,
प्रीवियसली वो हॉस्पिटल में था, उसको नोजोकोमल, पहले इसको नोजोकोमल निमोनिया बोलते थे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया को हम पहले नोजोकोमल निमोनिया बोलते थे, बट अभी हम इसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डायरेक्टली अफेक्ट किस पे हो रहा है, हमारे लंग्स पे अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा कौन आता है, ट्रैकोमा और लंग्स। ठीक है, लंग्स पे अफेक्ट हो रहा है और 2 दिन में हमें पता चल जा रहा है कि उसको निमोनिया हो गया है। तो हॉस्पिटल में जो निमोनिया हो गया है उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोल रहे हैं, और जो बाहर से निमोनिया लेके आया है सिम्टम के साथ, तो उसको हम बोल रहे हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। देन नेक्स्ट है अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया। तो अपॉर्चुनिस्टिक वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है निमोनिया को, किसको मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसको, निमोनिया को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक डिजीज को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो हमारी बॉडी में हो जाए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी क्यों मिलेगी, तो मे बी इम्यून सिस्टम वीक हो रहा हुआ हो, ठीक है, मे बी कोई डिजीज हो, जैसे डायबिटीज हो, मे बी कैंसर हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, मे बी HIV एड्स हो, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो गया और निमोनिया को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर पाए। ठीक है, ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया। देन एस्पिरेशन निमोनिया, जो कि हमारे एनजी ट्यूब से हो रहा था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एस्पिरेशन निमोनिया कब होता है, जब कोई चीज एस्पिरेट हो गई हो, एनजी ट्यूब पड़ा हो या कोमा में हो तो एनजी ट्यूब पड़ा है, तो अंदर का जो स्टमक का कंटेंट है, एब्डोमेन का, वो एस्पिरेट हो गया हो और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया हो। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, इट्स नॉट सो टफ। नेक्स्ट चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, कोई भी इटियोलॉजी, ये जो हमारा बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमको डायरेक्टली हम इटियोलॉजीज को नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इटियोलॉजी की वजह से कोई भी जो हमारा बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, मे बी किसी वजह से वीक हो, मे बी हम पहले से एडमिट हो, मे बी डायबिटीज हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। ठीक है, तो वो उस इन्फेक्शन को किल नहीं कर पाया। जब वो किल नहीं कर पाया तो वो इन्फेक्शन किसके अंदर में चेंज हो गया, इन्फ्लेमेशन में चेंज हो गया। जब ये इन्फ्लेमेशन में चेंज हो गया तो क्या हुआ कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डायरेक्टली अफेक्ट कर दिया। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक को डायरेक्टली अफेक्ट कर दिया तो एल्वोलाइज में अफेक्शन चला गया, एल्वोलाइज में एडिमा हो गया, एडिमा की वजह से एल्वोलाइज अपना काम नहीं कर पाए सही से, गैसियल एक्सचेंज नहीं कर पाए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, और फिर बाद में क्या हो रहा है, जब हमारी बॉडी भी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही, हमारी एल्वोलाइज वीक हो गई हैं, हमारे लंग्स वीक हो गए हैं, तो वो जितना भी इन्फेक्शन है वो और ज्यादा रेप्लिकेट होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को रेप्लिकेट कर देंगे और लास्ट में क्या होगा, हमें हमारे लंग्स टिश्यू को डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा और निमोनिया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में या क्लिनिकल फीचर्स में। तो फीवर आएगा बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, हम सब जानते हैं कि इन्फेक्शन है तो फीवर आएगा ही आएगा। देन प्लूराइटिस पेन होगा। तो प्लूराइटिस पेन क्यों होगा, प्लूराइटिस प्लूरल कैविटी में है। ठीक है, तो प्लूरा क्या है, हमारे लंग्स का जो मैंने आपको बताया था, प्लूरा क्या है, हमारे लंग्स के सराउंडिंग में जो लेयर होती है उसको हम प्लूरा बोलते हैं। ये जो लेयर है आपको दिख रही है, ये हमारी हो गई क्या, प्लूरा हो गई। ठीक है, तो प्लूरल कैविटी में जब हम स्नीज करेंगे, जब हम कफिंग करेंगे, तो उस टाइम पे हमारे पेन होगा। ठीक है, चिल्स क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी फीवर हो रखा हुआ है। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा क्योंकि हमें डिस्निया हो रहा है, हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी एल्वोलाइज गैसियल एक्सचेंज नहीं कर पा रही है प्रॉपरली। देन लिथार्जी होगा। लिथार्जी कब होता है, जब हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव वीकनेस फील होती है। क्यों, क्योंकि हमारे एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक, कफिंग होगा, हमें मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको कफ होगा। देन शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होगी, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। डिस्निया होगा, हाइपोक्सिया हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि डिक्रीज इन दी ब्लड सप्लाई भी हो रहा है। नेक्स्ट we will see the diagnostic evaluation. So diagnostic evaluation में first of all हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे चेस्ट एक्सरे करा लेंगे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पैचेस हमें दिखेगा जिस तरह से आपको इस एक्सरे में दिख रहा है, ये जो व्हाइट पोर्शन जितना दिख रहा है, इससे पता चल रहा है, ये देखिए ये क्लियर आपको दिख रहा होगा लंग, एक क्लियर प्रॉपर लंग दिख रहा है। तो ये इस लंग में अफेक्शन अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला लंग जब आपको विजुअल नहीं हो पा रहा है ना प्रॉपरली, तो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें आपको व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं। ठीक है, व्हाइट पोर्शन ज्यादा दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, निमोनिया से अफेक्टेड है। देन कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे विद द हेल्प ऑफ द स्प्यूटम। स्प्यूटम हम ले लेंगे, स्प्यूटम टेस्ट कराएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया किस
कल्चर में ग्रो कर रहा है उसको कौन सा अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। कल्चर मीन्स ऐसा कौन सा उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है जिससे वो फास्टली ग्रो कर रहा है, और क्यों। उस सेंसिटिविटी मीन्स कि वो कितना सेंसिटिव है ग्रो करने के लिए, ठीक है। देन ब्लड कल्चर हमने करा लिया। ब्लड कल्चर में हमें पता चल जाएगा कि ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस है या नहीं है। देन इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, हमारे WBC काउंट इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। सो वी विल गिव द एंटीबायोटिक्स में वी कैन गिव एमोक्सिसिलिन 500 mg 8 hourly TDS में 3 times a day। ओके, एंटीबायोटिक्स करते क्या है एक्चुअली, एमोक्सिसिलिन क्या करता है, इट विल रिड्यूस या स्टॉप द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। देन और भी हम दे सकते हैं, ऑप्शनल है, हमारे पास ऑप्शंस है बहुत सारे। मॉक्सीफ्लॉक्सिन दे सकते हैं 400 mg once a day, ठीक है। इसका भी सेम ही फंक्शन है कि ये बैक्टीरियाज के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टॉप करके रखता है। देन इरेथ्रोमाइसिन इज लाइक 500 mg 6 hourly 4 times a day हम दे सकते हैं। QDS मीन्स 4 times a day हम दे सकते हैं, ठीक है। सो इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में RNA होता है या कुछ भी है, ठीक है, वो उसको बाइंड करके रखता है और उसके रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है या रेप्लिकेशन को स्लो कर देता है, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फास्टली ग्रो करना है और रेप्लिकेट करके बहुत सारे नंबर्स में बढ़ जाना है, वो उसको रोक करके रखता है। देन इसके अलावा हम सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई देंगे क्योंकि हमें पता है कि बॉडी में ऑक्सीजन रिड्यूस होता चला जा रहा है एंड लंग्स पे एंड कार्डियक पे वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑक्सीजन सप्लाई देनी है। ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रोंकोडाइलेटर्स हेल्प करता है ब्रोंकियल्स को डायलेट करने के लिए, इसका नेम ही ब्रोंकोडाइलेटर्स है। तो ब्रोंको मीन्स ब्रोंकियल्स, डायलेटर मीन्स डायलेट करना, ठीक है। तो वो हेल्प करता है, जितना भी ब्रोंकियल्स हमारे डायलेट रहेंगे उतना ही अच्छे से हम ऑक्सीजन ले पाएंगे इनसाइड, ठीक है, एंड CO2 बाहर निकल पाएगा। सो ब्रोंकियोडाइलेटर्स में हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। इनहेलर हम यूज कर सकते हैं। तो इनहेलर से हमारे ब्रोंकियल्स को डायलेट होने में हेल्प मिलती है। एल्ब्यूटेरॉल यूज कर सकते हैं। सो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये एयरवे को ओपन करने में हेल्प करता है। पायरीब्यूटेरॉल यूज कर सकते हैं। इसका मेन फंक्शन द सेम है कि फंक्शंस आर द सेम, कि ये क्या करता है, एयर पैसेज को ब्रॉड करने में, उनका थोड़ा सा एरिया इंक्रीज करने में, वॉल्यूम इंक्रीज करने में हेल्प करता है। साल्मेट्रोल ले सकते हैं। तो साल्मेट्रोल का भी सेम फंक्शन है। तो इनमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो ब्रोंकियल्स हैं उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हमें ब्रीद इन करने में हेल्प मिलेगी। क्लाइंट को इनकरेज करना है कि वो कफिंग करे और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करे। सो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम सब जानते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से लंग्स को प्रॉपर एक्सपैंड होने का चांस मिलेगा और एयर प्रॉपर इनसाइड जाने में हेल्प होगी। ज्यादा से ज्यादा एयर इनसाइड चली जाएगी, इंसर्ट होगी। तो इसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन पेशेंट को इनकरेज करना है कि फ्लूइड इनटेक ले, एटलीस्ट 3 लीटर पर डे उसको लेना है। वैसे भी नॉर्मली बॉयज में 2.5 से 3 लीटर पर डे होता है, गर्ल्स में 2 से 2.5 लीटर पर डे होता है। तो 3 लीटर पर डे लेने का मेन मोटिव क्या है, इससे कम नहीं लेना, इससे ज्यादा ले सकते हैं। वो क्या करेगा, वो थिन करेगा, जितना भी आपके सिक्रीशंस हैं उसको थिन करेगा और इजिली जब आप कफ करोगे तो वो जो थिक सिक्रीशन था वो बाहर आ जाएगा कफिंग के थ्रू। देन कैलोरीज लेनी है, ठीक है, डाइट अच्छे से लेनी है जिससे कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहे और आप अच्छे से हैंडल कर पाओ चीजों को एंड फाइट कर पाओ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से। देन देख लेते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन हम दे सकते हैं। मैं आपको पहले इसके लिए एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैकेनिकल वेंटिलेशन में हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके और ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाए। एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि फीवर हो रखा हुआ है। एनाल्जेसिक दे सकते हैं क्योंकि पेन
हो रहा है कफिंग के थ्रू भी और नॉर्मली भी पेन वगैरह हो रहा है। देन ड्रग्स हम ले सकते हैं, वो ड्रग्स जो कि हमारे लिक्विड या सिक्रीशन या म्यूकस को थिन करते हैं और थिन करके वो हमारे अंदर से उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्यूफिनिसन, एग्जाम्पल ग्वाइफिनिसन, ठीक है। देन जो एल्डरली क्लाइंट है, मैं आपको बता चुकी हूँ एज फैक्टर की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है, शुड बी हैव अ निमोनिया वैक्सीन हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि एवरी 5 ईयर यूज की जा सकती है, जिसकी हेल्प से निमोनिया से वो प्रिवेंट हो जाएंगे। देन ओरल सिक्रीशंस इफ नीडेड। आफ्टर दैट देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। सो कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास आ जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ सकता है, ब्लड स्टीम में जा सकता है अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पाया तो। देन लंग एब्सिस हो सकता है, एब्सिस मींस होता है पस फॉर्मेशन, तो लंग्स में पस फॉर्मेशन हो सकता है अगर सीवियर कंडीशन आ जाती है तो। देन नेक्स्ट है हमारा प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन क्या है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लूरा होती है हमारी लंग्स के आसपास जो भी हमारी लेयर होती है उसको प्लूरा बोलते हैं। तो 2 लेयर होती हैं, एक इनर और एक आउटर, जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा सकती हूँ। ये वाली हो गई इनर एंड ये वाली हो गई आउटर। इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, ठीक है, जिससे कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, बिकॉज हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इनका एरिया इंक्रीज होता है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो इसके लिए बीच में फ्लूइड होता है, ठीक। तो ये फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो जो इनके आसपास ब्लड वेसल्स होंगी उनमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ब्लड वेसल्स की जो इनर लेयर होती है, ब्लड वेसल हमारी एक अगर ब्लड वेसल की बात करें उसके अंदर जो इनर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियल लेयर, ठीक है, वो एंडोथीलियल लेयर के पास बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, सोडियम, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब ये सारी चीजें एक लिक्विड फॉर्म में होती हैं और जैसे ही उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट आता है तो वो सारे लिक्विड रिलीज होके कहाँ स्टोर हो जाते हैं, हमारे प्लूरल कैविटी में स्टोर हो जाते हैं, प्लूरल स्पेस में स्टोर हो जाते हैं। तो ये येलो वाला जो प्लूरल स्पेस मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें जो होता है वो फ्लूइड का कह सकते हैं फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ गया, फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। accumulation of the fluid into the pleural cavity, that is known as pleural effusion। फिर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्योंकि एल्वोलाइज हमारी डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। शॉक हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो रहा है। शॉक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, लंग्स हमारे फेल हो रहे हैं। जब लंग्स फेल होंगे तो O2 सप्लाई नहीं हो पाएगी क्योंकि वो उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा और उसको भेज नहीं पाएगा कार्डियक के पास। सो इस वजह से O2 डिफिशियंसी की वजह से या O2 डिक्रीज हो गया, लेस O2 की वजह से शॉक की चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सेप्टिक अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस मींस इन्फेक्शन इनटू द ज्वाइंट एरिया, ठीक है, ये सारे जितने भी हमारे ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे अर्थराइटिस हो सकता है। क्यों, क्योंकि सेम प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन के चांसेस कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो अर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस मींस एंडोकार्डियल लेयर, एंडो मींस इनसाइड, कार्डिया मींस हार्ट और आइटिस मींस इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो इनर लेयर ऑफ द हार्ट होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियल लेयर। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये है एंडोकार्डियम, ये जो इनर लेयर है ये हार्ट की, ये है एंडोकार्डियम। जो मिडिल वाली लेयर है ये वाली एंडोकार्डियम, जो मिडिल वाला पोर्शन है, लेयर है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और ये जो आउटर वाली लेयर है ये है पेरिकार्डियल, ठीक है, पेरिकार्डियल लेयर। सो एंडोकार्डियम में अफेक्शन होगा क्योंकि प्रॉपर इन्फेक्शन धीरे धीरे करके सीवियर कंडीशन में वो कहाँ चला जाएगा, हर जगह चला जाएगा, एंड अगर कार्डियक में देखे पर्टिकुलर तो एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हमें उनको बताना है कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों करेंगे। देन प्रोवाइड एडिकेट हाइड्रेशन, प्रॉपर लिक्विड लेना है, वाटर लेना है जिससे कि थिकन हो जाए हमारा जो भी सिक्रीशन इनसाइड है वो। देन चेस्ट फिजियोथेरेपी ले सकते हैं जिससे कि वो हेल्प करेगी आपकी जो ड्रेनेज है, जो सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको क्लीन करने में हेल्प करेगी, आपका सिक्रीशन लूज करेगी और उसको आउट करने में जब
आप कफ करोगे तो हेल्प करेगी। देन ऑक्सीजन सप्लाई हमें प्रोवाइड करनी है। मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ऑक्सीजन सप्लाई देना है ताकि सीवियर कंडीशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो O2 प्रेशर है उसको भी मेंटेन करके रखना है बॉडी का। देन सिक्रीशन हम दे सकते हैं, EG ट्यूब के थ्रू हम प्रॉपर सिक्रीशन दे सकते हैं। देन एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि लिमिट एक्टिविटीज को लिमिट कर दे, क्योंकि जितना ज्यादा वो एक्टिविटी करेगा, जितना वो मूवमेंट करेगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो अभी हमें बॉडी के पास ऑक्सीजन कम है, तो बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है, इसीलिए एक्टिविटी अगर हम ज्यादा करेंगे तो ऑक्सीजन की नीड ज्यादा बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली नीड कम है, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कम है बॉडी के अंदर। पेन मेडिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, दे सकते हैं एनाल्जेसिक्स अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, एडिकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, वो भी मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। हैंड वॉशिंग हाइजीनिक मेंटेन करके रखना है। हाइजीन मेंटेन इसलिए करना है क्योंकि ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और हम एक्स्ट्रा इन्फेक्शन नहीं लेना चाहते, इसलिए हमें हाइजीन मेंटेन करके रखना है। और हमारी हाइजीन स्टार्ट होती है, बेसिक हाइजीन हैंड वॉशिंग से। रिलैक्सेशन और स्ट्रेस टेक्निक्स यूज करनी है जिससे कि उनका माइंड डाइवर्ट रहे, वो रिलैक्स रहे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ब्रीदिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है और वैसे भी ब्रीदिंग पेशेंट में स्लो है और डिस्निया के भी चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट निमोनिया। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। इफ यू आर हैविंग माय पर्सनल नंबर, यू कैन कॉल मी। सो एक बार समराइज कर लेते हैं। तो निमोनिया क्या है? निमोनिया लंग पैरेनकाइमा की एक डिजीज है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ निमोनिया है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया, लोब्यूलर निमोनिया, ब्रोंकियल निमोनिया। ये सारे निमोनियाज हैं जो कि सेम इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं? वीजिंग हो जाएगी आपको, कफिंग हो जाएगी, डिस्निया होगा, चेस्ट पेन होगा। ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अगर हम इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कराते हैं तो ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा, लंग्स, पूरे लंग्स को अफेक्ट कर सकता है एंड लंग्स एब्सेस कर सकता है, कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट निमोनिया। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।